मैं अपनी असफलता के दृश्य को छोड़कर थका हारा और निराश 1925 की देर पतझड़ में लौट आया और 1926 की आरंभिक वसंत में तरोताज़ा और आशा से भरा हुआ अपने काम को जारी रखने के लिए रुद्रप्रयाग वापस गया। गढ़वाल की इस दूसरी यात्रा में नरभक्षी की तलाश में मैं ट्रेन से कोटद्वार गया और वहाँ से पैदल पौड़ी पहुँचा, जिससे यात्रा के 8 दिन बच गए। पौड़ी में बॉस्टन मुझसे मिला और मेरे साथ रुद्रप्रयाग तक गया। गढ़वाल से मेरी 3 महीने की अनुपस्थिति के दौरान नरभक्षी ने 10 मनुष्य को मार डाला था और इस 3 महीनों में आतंकित निवासियों ने उसे मारने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। इन 10 हत्याओं में अंतिम एक छोटे लड़के की हत्या अलकनंदा के बाएं किनारे पर हमारे रुद्रप्रयाग पहुंचने से 2 दिन पहले ही हुई थी। हमें इस हत्या का तार पौड़ी में मिला था और यद्यपि हम जितनी तेज़ी से संभवतः यात्रा करके पहुँचे, फिर भी हमें पटवारी से यह सुनकर निराशा हुई, जो हमारे आने की प्रतीक्षा में निरीक्षण बंगले पर खड़ा था, कि तेंदुए ने पिछली रात ही पूरे शव को खा लिया था और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था जिस पर हम बैठ सकते। लड़का आधी रात को रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर स्थित एक गांव में मारा गया था और क्योंकि यह संभावना कम थी कि तेंदुआ अपने निर्विघ्न भोजन के बाद नदी पार कर गया होगा, हमने वहां पहुंचते ही दोनों झूला पुल बंद कर दिए। सर्दियों में बॉस्टन ने उस पूरे क्षेत्र में जिसमें नरभक्षी सक्रिय था, एक बहुत ही प्रभावी खुफिया सेवा का आयोजन किया था। यदि उस क्षेत्र में कोई कुत्ता, बकरी, गाय या मनुष्य मारा जाता या किसी दरवाजे को तोड़ने का प्रयास होता, तो इस सेवा के माध्यम से हमें खबर मिल जाती और इस तरह हम लगातार नरभक्षी की गतिविधियों से जुड़े रहते। नरभक्षी के कथित हमलों की सैकड़ों झूठी अफवाहें हमें लाई जाती, जिनके कारण हमें अनगिनत मील पैदल चलना पड़ता, लेकिन यह तो अपेक्षित ही था, क्योंकि जिस क्षेत्र में एक स्थापित नरभक्षी सक्रिय होता है, वहाँ हर व्यक्ति अपनी ही परछाई से डरता है और रात को सुनी गई हर आवाज़ को नरभक्षी से जोड़ देता है। गढ़वाल की उन सैकड़ों अफवाहों में से एक गाल्टू नामक व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। गाल्टू कुंडा का निवासी था, एक गांव जो रुद्रप्रयाग से 7 मील दूर अलकनंदा के दाएं किनारे पर बसा हुआ था। गाल्टू शाम को गांव से निकला ताकि रात अपने गोठ में बिताए, जो गांव से 1 मील दूर था। गोठ का मतलब यानी पशुओं का बाड़ा। अगली सुबह उसका बेटा गोठ पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की चादर दरवाजे के आधे भीतर और आधे बाहर पड़ी थी। पास ही नरम मिट्टी पर उसे कुछ खिंचाव जैसा निशान दिखा और उसके पास ही नरभक्षी के पदचिन्ह भी नजर आए। गांव लौटकर उसने शोर मचाया और 60 लोग गाल्टू का शव ढूंढने निकल पड़े, जबकि 4 आदमी हमें खबर देने रुद्रप्रयाग भेजे गए। उस समय बॉस्टन और मैं नदी के बाएं किनारे एक पहाड़ी पर नरभक्षी की खोज में थे। जब वे 4 आदमी पहुंचे तो मैं आश्वस्त था कि तेंदुआ हमारी ओर ही था और गाल्टू के मारे जाने की खबर झूठी थी। इसलिए बॉस्टन ने पटवारी को 4 आदमियों के साथ कुंडा वापस भेज दिया, यह निर्देश देकर कि वह स्वयं खोज करें और हमें रिपोर्ट दें। अगली शाम हमें पटवारी की रिपोर्ट मिली, जिससे गोठ के दरवाजे के पास ही नरम मिट्टी पर बने पदचिन्हों का एक खाका भी शामिल था। रिपोर्ट में लिखा था कि 200 आदमियों के साथ पूरे दिन की गई खोज में गाल्टू के अवशेष नहीं मिले और खोज जारी रखी जाएगी। खाके में 6 गोल घेरे बने थे, बीच का इतना बड़ा जितना एक थाली और उसके चारों ओर बराबर दूरी पर 5 छोटे घेरे, प्रत्येक चाय के प्याले के आकार के। सभी घेरे प्रकार के बनाए गए थे। 5 दिन बाद और ठीक उस समय जब भी बॉस्टन और मैं पुल के बुर्ज पर बैठने निकल रहे थे, एक जुलूस हमारे बंगले तक पहुंचा। सबसे आगे एक क्रोधित आदमी था जो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो उसकी गिरफ्तारी और रुद्रप्रयाग
लाए जाने को जायज़ ठहराया जाए। वह क्रोधित आदमी और कोई नहीं बल्कि गाल्टू था। हमने पहले उसे शांत किया, फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। हुआ यह कि जिस रात को कहा जा रहा था कि उसे नरभक्षी उठा ले गया, उसी रात जब वह घर से निकला था, उसका बेटा आया और बोला कि उसने एक जोड़ी बैलों के लिए 100 रुपये चुका दिए हैं, जबकि गाल्टू का मानना था कि उनकी कीमत 70 रुपये से अधिक नहीं थी। इस बेवजह की फिजूल खर्ची से वह इतना नाराज़ हुआ कि गोठ में रात बिताने के बाद अगली सुबह तड़के ही उठकर 10 मील दूर एक गांव चला गया, जहां उसकी विवाहित बेटी रहती थी। जब वह उसी सुबह अपने गांव लौटा तो पटवारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गोल्टू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ समय तो उसे स्थिति का हास्य समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो वह भी उतना ही खुलकर हंसा जितना वहाँ मौजूद अन्य लोग। आखिर यह सोचकर कौन ना हंसता कि पटवारी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके 200 साथी 5 दिन तक उसकी लाश ढूंढते रहे, जबकि वह 10 मील दूर एक गांव में अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था। चूंकि बॉस्टन को रुद्रप्रयाग के झूला पुल के बुर्ज पर पूरी रात पवन से झकझोरते हुए लेटे रहना पसंद नहीं था, और चूंकि लकड़ी और बढ़ई उपलब्ध थे, इसलिए उसने बुर्ज के मेहराब में एक मचान बनवा लिया। हम दोनों ने रुद्रप्रयाग में उसके 5 रातों के प्रवास के दौरान उसी मचान पर बैठकर पहरा दिया। बॉस्टन के प्रस्थान के बाद तेंदुए ने एक कुत्ता, 4 बकरियां और 2 गायें मार डाली। कुत्ते और बकरियों को उसी रात खा लिया गया जिस रात वे मारे गए थे, लेकिन मैं प्रत्येक गाय पर 2-2 रात बैठा। पहली गाय पर जिस दूसरी रात में पहरा दे रहा था, तेंदुआ आया भी, पर जैसे ही मैंने अपनी बंदूक उठाई और साथ रखी टॉर्च जलाने की तैयारी की, उसी समय बगल के घर में रहने वाली एक औरत ने दरवाज़ा खोलने की तैयारी में ज़ोर से ठकठकाया। यह आवाज़ दुर्भाग्यवश तेंदुए को डरा कर भगा ले गई। इस दौरान कोई मनुष्य नहीं मारा गया, लेकिन एक औरत और उसका बच्चा बुरी तरह घायल हो गए। तेंदुए ने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया जिसमें वह औरत अपने बच्चे के साथ सो रही थी। औरत का हाथ पकड़कर तेंदुआ उसे कमरे से बाहर घसीटने लगा, लेकिन वह औरत दिलेर साबित हुई। ना तो बेहोश हुई, ना ही घबराई। जब तेंदुआ उसे फर्श पर घसीटते हुए पीछे की ओर कमरे से बाहर ले जा रहा था, उसने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह खुद बुरी तरह चीरे गए हाथ और सीने पर गहरे घावों के साथ बच निकली, जबकि बच्चे को सिर पर एक चोट आई। मैंने अगले 2 दिन उसी कमरे में बैठकर पहरा दिया, लेकिन तेंदुआ फिर वहाँ नहीं लौटा। मार्च के अंतिम दिनों में एक दिन, जब मैं केदारनाथ तीर्थ मार्ग पर बसे एक गांव से लौट रहा था और उस जगह के पास पहुंचा जहां सड़क मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलती है और जहां 10-12 फुट ऊंचा एक झरना है, तो मैंने देखा कि नदी की दूसरी ओर झरने के ऊपर कुछ आदमी चट्टान पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक त्रिकोणाकार जाल था जो लंबे बांस से बंधा हुआ था। पानी की गर्जना से बातचीत संभव नहीं थी, इसलिए मैं सड़क से हटकर अपनी ओर की चट्टानों पर बैठ गया, आराम और धूम्रपान के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने लंबा रास्ता तय किया था और यह देखने के लिए कि वे लोग कर क्या रहे थे। इस बीच उन आदमियों में से एक अचानक खड़ा हुआ और झरने के नीचे की उफनती सफ़ेद धारा की ओर उत्साह से इशारे करने लगा। उसके 2 साथी, जिनके हाथ में लंबा बांस और उससे बंधा त्रिकोणीय जाल था, फुर्ती से उसे झरने के ठीक पास ले गए। वहाँ शीर मछलियों का एक बड़ा झुंड, जिनका वज़न 5 से लेकर 50 पाउंड तक था, झरने को लांघने की कोशिश कर रही थी। तभी लगभग 10 पाउंड की एक बड़ी मछली झरने से ऊपर उछली। जैसे ही वह वापस गिरी, उसे बड़ी निपुणता से जाल में पकड़ लिया गया। फिर जाल को जल्दी से खींच लिया गया और मछली को निकालकर टोकरी में रख दिया गया। उसके बाद जाल फिर से झरने के पास फैला दिया गया। मैंने करीब 1 घंटे तक यह खेल देखा। इस दौरान उन आदमियों ने 4 मछलियाँ पकड़ी, सब लगभग 10 पाउंड की थी। रुद्रप्रयाग की अपनी पिछली यात्रा में निरीक्षण बंगले के
चौकीदार ने मुझे बताया था कि वसंत ऋतु में बर्फ़ पिघलने से पहले अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों में बढ़िया मछलियाँ मिलती हैं। इसलिए इस दूसरी यात्रा में मैं पूरी तैयारी से आया था। 14 फुट लंबी स्प्लिट केन सैल्मन रॉड, साइलेक्स रील जिसमें 250 गज डोरी थी, कुछ मजबूत ट्रेसेस और 1-2 इंच आकार के घर पर बने पीतल के स्पून साथ लाया था। अगली सुबह, क्योंकि नरबख्शी की कोई खबर नहीं आई थी, मैं अपना कांटा बंसी लेकर उसी झरने की ओर निकल पड़ा। परंतु उस दिन कोई मछलियाँ झरने को फांद नहीं रही थी, जैसा मैंने पिछले दिन देखा था। नदी के दूसरी ओर वे आदमी छोटे से अलाव के चारों ओर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे और गहरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। झरने के नीचे एक तालाब सा बना था, 30-40 गज चौड़ा, दोनों ओर चट्टानों की दीवार से घिरा हुआ और करीब 200 गज लंबा। इसमें से 100 गज का हिस्सा उस जगह से साफ दिखाई दे रहा था जहां मैं तालाब के ऊपरी सिरे पर खड़ा था। इस खूबसूरत और प्रभावशाली तालाब का पानी एकदम निर्मल था। पथरीली चट्टान जो तालाब के सिर पर थी, पानी से सीधी 12 फुट की ऊंचाई तक उठी हुई थी और 20 गज तक एक ऊंचाई पर बनी रहने के बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई 100 फुट की ऊंचाई तक जा रही थी। मेरी और तालाब के किनारे कहीं से भी पानी के स्तर तक पहुंचना संभव नहीं था। ना ही यह संभव होता या लाभदायक होता कि मैं किसी मछली का, मान लो कि मैंने उसे पकड़ भी लिया, किनारे के साथ पीछा करूं, क्योंकि ऊंचे ज़मीन के ऊपर पेड़ और झाड़ियां थी और तालाब के पिछले हिस्से में नदी झागदार तेज़ धारा के साथ नीचे गिरती हुई अलकनंदा से मिल रही थी। इस तालाब में मछली को किनारे तक लाना कठिन और खतरनाक काम होता, लेकिन उस पुल को पार करना तब तक टाला जा सकता था जब तक कि मछली फंस ना जाए, और मैंने अभी तक अपनी बंसी भी जोड़ी नहीं थी। मेरी ओर तालाब का पानी, जिसमें लाखों छोटे बुलबुले उठ रहे थे, गहरा था और बीच से थोड़ी दूर पर कंकड़ीली तह दिख रही थी जिस पर 4 से 6 फुट पानी बह रहा था। इस कंकरीली तह पर, जिसका हर पत्थर और कंकड़ साफ पानी में दिखाई दे रहा था, कई मछलियाँ, जिनका वज़न 3 से 10 पाउंड तक था, धीरे धीरे ऊपर की ओर तैर रही थी। जब मैं इन मछलियों को देख रहा था, पानी से 12 फुट ऊपर चट्टानों पर खड़ा होकर, अपने हाथ में 2 इंच का चमचा लिए हुए, जिस पर एक मजबूत तिहरा कांटा लगा हुआ था, तभी छोटी मछलियों का एक झुंड गहरे पानी से निकलकर कंकड़ीली तह के ऊपर से तेज़ी से भागता हुआ आया और उनके पीछे पीछे 3 बड़े महसीर दौड़ रहे थे। अच्छे सैल्मन रॉड का इस्तेमाल मैंने वैसे ही किया जैसा मेरा दोस्त हार्डी ने कभी सोचा भी नहीं था, और जैसा कि यह कई बार पहले इस्तेमाल हो चुकी थी, मैंने चमचा बाहर फेंका और अपनी जल्दबाजी में दूरी का गलत अंदाज़ा लगा बैठा। नतीजा यह हुआ कि चमचा तालाब की दूसरी ओर चट्टान से आ टकराया, पानी से करीब 2 फुट ऊपर। चमचे के पानी में गिरने का समय उन्हीं छोटी मछलियों के चट्टान तक पहुंचने के साथ मेल खा गया, और चमचा अभी पानी को छू ही पाया था कि आगे चल रहे मासीर ने उसे ले लिया। ऊंची जगह से लंबी डोर के साथ झटका मारना बहुत भारी दबाव डालता है, लेकिन मेरी अच्छी बंसी ने वह दबाव सह लिया और मजबूत तिहरा कांटा मासीर के मुंह में मजबूती से फंस गया। कुछ क्षणों तक मछली को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है, क्योंकि पानी में सीधी खड़ी होकर पेट मेरी ओर किए वह अपना सिर दाएं बाएं हिलाती रही। फिर शायद सिर पर लगते लटकते चमचे से डर कर उसने ज़बरदस्त छलांग लगाई और तेज़ी से धारा के साथ नीचे भागी, जिससे कंकड़ीली तह पर पड़ी छोटी मछलियाँ चारों ओर बिखर गई। अपनी पिछली दौड़ में महाशेर ने रील से 100 गज डोरी खींच ली और थोड़ी देर के रुकने के बाद और 50 गज खींच ले गई। रील पर अभी काफ़ी डोरी बाकी थी, लेकिन मछली
अब मोड़ पार कर चुकी थी और तालाब के पिछले हिस्से के खतरनाक नज़दीक पहुंच रही थी। डोरी पर कभी ढील देकर, कभी खींचकर मैंने अंततः उसका सिर ऊपर की ओर मोड़ने में सफलता पाई और ऐसा करने के बाद बहुत धीरे से उसे मोड़कर फिर उस 100 गज पानी की ओर खींच लिया जिसे मैं ऊपर से देख रहा था। मेरे ठीक नीचे एक चट्टान की उभरी हुई जगह ने एक पीछे की धारा बना दी थी और इस पीछे की धारा में मछली ने आधे घंटे की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद खुद को खींच जाने दिया। अब मैं बहुत साफ तौर पर अपनी पुल तक पहुंच चुका था और दुख के साथ तय किया कि क्योंकि उसे पार करने का कोई तरीका नहीं था, मछली को छोड़ना ही पड़ेगा। तभी मेरे पास वाली चट्टान पर एक परछाई पड़ी। चट्टान से नीचे पीछे की धारा में झांकते हुए नए आए आदमी ने कहा कि यह बहुत बड़ी मछली है और उसी सांस में पूछा कि मैं इसके बारे में क्या करने वाला हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मछली को चट्टान की सीधी दीवार पर खींचकर ऊपर लाना संभव नहीं है और इसलिए एकमात्र उपाय इसे काट कर छोड़ देने का है, तो उसने कहा, रुकिए साहब, मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। उसका भाई एक लंबा और दुबला पतला युवक जिसकी आंखें नाच रही थी, स्पष्ट रूप से तब बुलाया गया था जब वह गौशाला साफ कर रहा था। तो उसे मैंने कहा कि वह ऊपर जाकर पहले खुद को धो ले ताकि चिकनी चट्टान पर फिसले नहीं, और मैं बड़े आदमी से सलाह मशवरा करने लगा। चिकनी चट्टान पर फिसलने का डर था, इसलिए मैंने बड़े भाई के साथ विचार विमर्श किया जहाँ हम खड़े थे। वहीं से चट्टान के चेहरे पर कुछ इंच चौड़ी एक दरार तिरछी सी नीचे जाती थी, जो पानी से 1 फुट ऊपर लगभग 6 इंच चौड़ी एक संकरी धार पर जाकर ख़त्म होती थी। जो योजना हमने तय की थी वह यह थी कि दुबला पतला युवक जो अब नहाकर लौट आया था और जिसके हाथ पांव पानी से चमक रहे थे, उस धार तक नीचे उतर जाए। फिर बड़ा भाई उस दरार से उतरे, इतना कि अपने भाई का बायां हाथ पकड़ सके और मैं ऊपर चट्टान पर लेटकर बड़े भाई का दूसरा हाथ थामे रहूं। योजना शुरू करने से पहले मैंने भाइयों से पूछा कि क्या वे मछली संभालना जानते हैं और क्या वे तैर सकते हैं। जवाब में वे हंस पड़े और बोले कि बचपन से ही मछली भी संभालते आए हैं और नदी में तैरते भी रहे हैं। योजना में अड़चन यह थी कि मैं एक साथ बंसी भी पकड़ूं और इस जंजीर का हिस्सा भी बनूं। यह संभव नहीं था, फिर भी कुछ जोखिम उठाना ही था। मैंने बंसी को नीचे रख दिया, डोरी को हाथ में थाम लिया और जब दोनों भाई अपनी जगह पहुंच गए तो मैं चट्टान पर लेटकर बड़े भाई का हाथ पकड़ सका। अब बहुत धीरे धीरे मैंने मछली को चट्टान की ओर खींचना शुरू किया, कभी बाएं हाथ से तो कभी दांतों से डोरी पकड़ते हुए। यह साफ दिख रहा था कि दुबला युवक मछली संभालना भली भांति जानता था, क्योंकि मछली के चट्टान को छूने से पहले ही उसने अपना अंगूठा एक ओर की गलफड़ों में और उंगलियां दूसरी ओर डाल दी और मछली के गले पर मजबूत पकड़ जमा ली। अब तक मछली शांत थी, लेकिन जैसे ही उसका गला दबोचा गया वह बुरी तरह तड़प उठी और कुछ पलों के लिए तो लगा कि हम तीनों सीधे नदी में गिर पड़ेंगे। दोनों भाई नंगे पांव थे और जैसे ही मुझे डोरी पकड़ने से राहत मिली और मैं दोनों हाथों से मदद कर सका, वे चट्टान की ओर मुंह किए अपने पैरों की उंगलियों से टिक टिक कर ऊपर चढ़ने लगे और मैं ऊपर से पूरी ताकत से खींचता रहा। आखिरकार जब मछली सुरक्षित ऊपर खींच ली गई तो मैंने भाइयों से पूछा कि क्या वे मछली खाते हैं। उन्होंने उत्साह से जवाब दिया कि ज़रूर खाते हैं, जब भी मिल जाए। तब मैंने कहा कि जो मछली हमने अभी पकड़ी है, एक शानदार हालत में 30 पाउंड से अधिक वज़न की महासीर, वह मैं उन्हें दे दूंगा अगर वे मेरी मदद करके मेरे आदमियों के लिए एक और मछली पकड़वा दें। इस पर वे तुरंत तैयार हो गए। महासीर के चमड़े जैसे सख्त निचले होंठ में तिहरे कांटे ने गहरा काट लिया था। जब मैं उसे बाहर निकाल रहा था, दोनों भाई बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। कांटा निकालने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वे उसे देख सकते हैं। 3 कांटे एक साथ, ऐसी चीज़ उन्होंने अपने गांव में पहले कभी नहीं देखी थी।
उड़े हुए पीतल का टुकड़ा तो साफ तौर पर सींकर का काम करता था, पर कांटों पर चारा कहाँ था? मछली पीतल क्यों खाना चाहेगी? और क्या यह सचमुच पीतल था या किसी तरह का सख्त चारा? जब मैंने उन्हें चम्मच और 3 घुमावदार जोड़ वाली डोरी दिखाई तो उन्होंने उसकी खूब चर्चा और आश्चर्य से भरी निगाहों से देखा। इसके बाद मैंने भाइयों को पास बैठा दिया और कहा कि अब वे देखें मैं दूसरी मछली कैसे पकड़ता हूँ। तालाब की सबसे बड़ी मछलियाँ जलप्रपात के नीचे थी। यहाँ सफ़ेद झागदार पानी में मासीर के साथ साथ कुछ बहुत बड़े गूंज भी थे। एक ऐसी मछली जो चम्मच या मरी हुई मछली के चारे पर झटपट फंस जाती है और जो हमारे पहाड़ी नदियों में साज सामान के 90% नुकसान की वजह है। इसकी आदत है कि कांटा लगते ही सीधा नीचे जाकर किसी चट्टान के नीचे सिर घुसा देती है और वहाँ से उसे निकालना हमेशा कठिन और कई बार असंभव हो जाता है। मेरी पिछली डाल की जगह से बेहतर कोई स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने फिर वहीं खड़े होकर बंसी उठाई और चम्मच को फेंकने की तैयारी की। जब मैं वहाँ सिर से जूझ रहा था और उसके बाद हम तीनों चट्टान पर हिल-डुल रहे थे तो कंकड़ पत्थर वाले तल की मछलियाँ डरकर हट गई थी, लेकिन अब वे लौटने लगी थी। तभी भाइयों की ओर से अचानक एक उत्तेजित आवाज़ और उंगलियों का इशारा हुआ। उन्होंने मेरा ध्यान एक बड़ी मछली की ओर खींचा, जो नीचे की ओर वहीं थी जहाँ कंकड़ वाला तल खत्म होकर गहरे पानी की शुरुआत होती थी। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही मछली पलटी खाकर गहरे पानी में गायब हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर उभरी। जैसे ही वह उतले पानी की ओर आई, मैंने डाल फेंकी, लेकिन डोरी गीली होने के कारण पहली डाल छोटी पड़ गई। दूसरी डाल बहुत सही जगह और सही समय पर गिरी। चम्मच बिल्कुल वहीं पानी में पड़ा जहां मैं चाहता था। मैंने उसे एक पल के लिए डूबने दिया, फिर डोरी खींचनी शुरू की। चम्मच को बिल्कुल उतना ही घुमाव दिया जितना देना चाहिए था। जैसे ही मैंने उसे छोटे छोटे झटकों में खींचा, मासीर बिजली की तरह आगे बढ़ी। अगले ही पल कांटा उसके मुंह में मजबूती से फंस चुका था। वह पानी से पूरी तरह उछलकर बाहर आया और फिर एक जोरदार छींटे के साथ वापस गिरा। इसके बाद वह पागलपन में नीचे की ओर भागा। यह दृश्य देखकर दर्शक बेहद रोमांचक हो उठे, क्योंकि नदी के उस पार खड़े आदमी भी उतनी ही तल्लीनता से देख रहे थे जितनी पास बैठे दोनों भाई। रील तेजी से घूम रही थी और डोरी लगातार बाहर निकल रही थी। दोनों भाई अब मेरे दोनों ओर खड़े थे और बार बार ताकीद कर रहे थे कि मछली को तालाब के पिछले सिरे पर मौजूद तेज़ बहाव में जाने ना दूं। कहना आसान था, करना कठिन। किसी भी बड़े मासीर की पिछली दीवानगी भरी दौड़ को रोकना लगभग असंभव है। ऐसा करना डोरी टूटने या कांटा उखड़ जाने का निश्चित जोखिम होता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, या शायद मछली ने उस बहाव से डरकर मुड़ना बेहतर समझा, क्योंकि जब रील पर 50 गज से भी कम डोरी बची थी तब उसने रुकावट डाली। वह पूरी शिद्दत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार उसे मोड़ के चारों ओर से खींचकर चट्टान के नीचे वाले छोटे बैकवाटर में ला दिया गया। दूसरी मछली को पहली वाली मछली की तुलना में पकड़ना आसान रहा, क्योंकि अब हम सब अपनी अपनी जगह और जिम्मेदारी ठीक जानते थे। दोनों मछलियाँ लंबाई में एक जैसी थी, मगर दूसरी पिछले से थोड़ी भारी निकली। जब बड़ी मछली खांधे पर घास की डोरी में पिरोकर लटकाए हुए विजय भाव से बड़ा भाई अपने गांव की ओर रवाना हुआ, तब छोटा भाई मचलते हुए मुझसे बोला कि उसे मेरे साथ निरीक्षण बंगले तक जाने की इजाज़त मिले। वह मेरा कांटा, बंसी और मछली दोनों उठाने को राज़ी था। उसकी बाल सुलभ मासूमियत देखकर मैं मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैंने भी कभी अपने बचपन में भाई के साथ मछली पकड़ी थी, इसलिए उसके मन की बात आसानी से समझ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, अगर आप मुझे कांटा और मछली दोनों उठाने देंगे और आप थोड़ा पीछे पीछे चलेंगे तो रास्ते और बाज़ार में जो भी लोग हमें देखेंगे
सब यही समझेंगे कि इतनी बड़ी मछली जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं, मैंने ही पकड़ी है।